हेलो बच्चों, आज अपने इस दूसरे क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स कैटेगराइज किया जाए तो मेनली दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, द, ए और एन। जैसा बोर्ड पर आप देख सकते हैं, द, ए और एन। हाँ, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तीन हिस्सों में हो सकते हैं, द वन, अ टू, एन थर्ड। मेनली इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। द को डेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। लेट्स बिगिन। जैसा कि बोर्ड पर एक वर्ड लिखा है ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया में तीन आ या ए यूज़ किए गए हैं। एक मिसकंसेप्शन है, मैंने देखा है हिंदी बोलने वाले बच्चों में ये क्वेश्चन अराइज होता है जिसका मुझे टेक्निकली कोई सेंस नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, नो मैटर कि वो स्टूपिड है या प्रैक्टिकल है, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कुछ बच्चे बात करते हैं कि सर ए बोला जाता है या आ बोला जाता है। इसके बारे में बहुत डीप ना जाने की ज़रूरत है और ना इतना ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को वंस एंड फॉर ऑल समझ लेते हैं। वर्ड लिखा है ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं पहले आ को पढ़ूं तो वो बनेगा हिंदी में औ, मतलब ए को औ की तरह भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ए आया, इस ए के लिए आपका उच्चारण होगा ए, मतलब आ को ए भी पढ़ा जा सकता है। और तीसरा ए आया जिसका उच्चारण होगा आ, मतलब उसे आप आ भी पढ़ सकते हैं। आ को औ पढ़ा जा सकता है, आ को ए पढ़ा जा सकता है, आ को आ या आ दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा वर्ड है जो हमें उन सारी चीज़ों से, सारे डाउट से बाहर निकाल लेता है कि इसे आ पढ़ना चाहिए, ए पढ़ना चाहिए। अब तो ये स्टेप अहेड हो गया कि इसे औ भी पढ़ा जा सकता है। आ के प्रोनाउंसिएशन में इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली आ, ए, औ कहा जा सकता है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द से। जैसा कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं, द के आगे डेफिनिट या निश्चित लिखा है, तो द को हमेशा एक डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ जो अपनी तरह की डेफिनिट है, अपनी तरह की इकलौती है, उसके साथ द लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, द हिमालय, द गंगा, द यूएसए, वो चीज़ें जो अपनी तरह की इकलौती हैं। लेकिन कभी कभी इतनी भारी भारी चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं, लेकिन उसके साथ भी दा लग जाता है। बस यहीं से हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर तीन सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। नंबर 2, the camel is the ship of the desert. Number 3, camel is the ship of the desert. यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप एनालाइज करिएगा कि इन तीनों में से कितने सेंटेंस सही हैं। हो सकता है ये तीनों सेंटेंस सही हो सकता है 2 सेंटेंस सही हो सकता है एक सही हो, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी ना सही हो। वीडियो को पॉज करिए और देखिए, एनालाइज करिए कि इसमें से कौन सा सही है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि द की बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए। बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि द हमेशा डेफिनिट चीज़ों के साथ लगाया जाता है, तो अगर आप पहले सेंटेंस को एनालाइज करें, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है ऊंट रेगिस्तान का जहाज़ होता है। तो इसमें रेगिस्तान का जहाज़ शेर नहीं है, कुत्ता बिल्ली चूहा सांप नहीं है। रेगिस्तान का जहाज़ कौन सी एक डेफिनिट चीज़ है? कैमल। ओके, कैमल क्या पानी का जहाज़ है? कैमल क्या हवा का जहाज़ है? नहीं,
कौन सी डेफिनेट चीज़, कौन सी डेफिनेट प्लेस का जहाज़ है? डेजर्ट का। और कैमल डेजर्ट का साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज़ है? नहीं, शिप है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कैमल भी डेफिनेट है, शिप भी डेफिनेट है और डेजर्ट भी डेफिनेट है। इट शोज कि कैमल को डेफिनेट किया गया है इसलिए कैमल के पहले द, शिप को डेफिनेट किया गया है इसलिए शिप के पहले द, डेजर्ट को डेफिनेट किया गया है इसलिए डेजर्ट के पहले द। मीन्स हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड सही था, फर्स्ट और थर्ड गलत थे। तो इस एग्जाम्पल से एक छोटी सी चीज़ शो होती है कि कोई भी चीज़ जो अपनी तरह की इकलौती या डेफिनेट होती है उसके साथ हमेशा आर्टिकल द लगाया जाता है। ओके, तो आर्टिकल द का पहला रूल पढ़ते हैं और उसके लिए मैंने बोर्ड पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द कॉलेज, पेरेंट्स आर गोइंग टू द कॉलेज। अपेरेंटली दोनों सेंटेंसेस में कोई ऐसी गलती नज़र नहीं आ रही, सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, दूसरे में लिखा है पेरेंट्स कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक रूल डिस्कस कर लें तो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर कोई गलती है तो वो भी समझ में आ जाएगी। रूल नंबर 1 कहता है कि जो भी वस्तु या स्थान, जो भी वस्तु या स्थान जिसके लिए बना हो, जिसके लिए बना हो, वही उसका इस्तेमाल करे, वही उसका प्रयोग करे। तो नो द, कभी भी द नहीं लग सकता है। फिर से मैं इस बात को बताता हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी स्थान जो जिसके लिए बना है और वही उसका इस्तेमाल करे तो कभी आर्टिकल द नहीं लगता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ प्रेयर करने, तो मंदिर प्रेयर करने के लिए बना है, मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू टेम्पल। बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू द टेम्पल, क्योंकि मंदिर प्रेयर करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ चप्पल चुराने, तो क्या मंदिर चप्पल चुराने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो उस सेंटेंस में आई एम गोइंग टू द टेम्पल। अब ज़रा हम अपने इस सेंटेंस को चेक करते हैं, जो सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने लिखे थे। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए ही कॉलेज बना है और वो इसी काम के लिए जा रहे हैं, तो द हटा दीजिए। सेकेंड सेंटेंस है पेरेंट्स आर गोइंग टू द कॉलेज। क्या कॉलेज पेरेंट्स के लिए बना है? नो, इसका मतलब है ये इनके लिए नहीं बना है। इस सेंटेंस में द को नहीं हटाया जा सकता है, ये सेंटेंस सही रहेगा, बिल्कुल जैसा मैंने अभी मंदिर वाला एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मदर इज कुकिंग इन द किचन, दूसरा सेंटेंस फादर इज कुकिंग इन द किचन। मैं बोर्ड पर लिख भी देता हूं ये सेंटेंस। बोर्ड पर मैंने 2 सेट ऑफ सेंटेंस लिखा है, फादर इज कुकिंग इन द किचन, मदर इज कुकिंग इन द किचन। जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी वस्तु या स्थान जिसके लिए बना हो और वही उसका प्रयोग करे तो कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ज़रा इन दोनों सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं। फादर किचन में कुकिंग कर रहे हैं, मदर किचन में कुकिंग कर रही हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अब इस रूल को अगर फॉलो करके इन दोनों सेंटेंसेस पर अप्लाई करें तो कुछ ऐसा शो होता है कि माँ तो किचन में कुकिंग करती हैं लेकिन पापा लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है एक में आर्टिकल द लगा रहेगा, दूसरे में आर्टिकल द हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम प्राइमरी रूल पर वापस आएँ कि किचन बेसिकली किस काम के लिए बना है? कुकिंग के लिए, तो इस सेंटेंस में भी किचन में कुकिंग ही हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस में किचन किस काम के लिए बना है?
कुकिंग, और इसमें भी कुकिंग हो रही है। तो नो मैटर कि फादर कर रहे हैं या मदर कर रही हैं, किचन कुकिंग के लिए बना है और दोनों लोग उसमें कुकिंग ही कर रहे हैं, इसलिए जो चीज़ जिसके लिए बनी है वही काम हो रहा है। दोनों में से आर्टिकल द को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा हूँ, तो डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए ही बनी है, वही काम हो रहा है, मत लगाइए द। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो डाइनिंग टेबल पढ़ाई करने के लिए नहीं बनी है, तो इसका मतलब इसमें द का इस्तेमाल होना चाहिए। प्राइमरी सा रूल, इंटरेस्टिंग भी और ज़रूरी भी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले रूल पर बढ़ते हैं बच्चों। ये शायद आप लोगों को पहले से पता होगा कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन को, दूसरे सेक्शन में तीसरे को, तीसरे में चौथे को, चौथे में दूसरे को यूज़ किया जाता है। तो आर्टिकल के दूसरे रूल के लिए हम लोगों को नाउन थोड़ा सा समझना होगा। नाउन में 5 तरह के नाउन होते हैं, शायद पहले से पता होगा। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें से मैंने मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों को कैपिटल में लिखा है और इन्हें ब्लॉक भी किया है, इसलिए कि इन दोनों का आर्टिकल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल काम करता है। बच्चों, मटेरियल नाउन दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं उसको कहा जाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन है। वो लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, मटन, चिकन, पनीर, साइकिल, लोहा, सोना, हीरे, जवाहरात, बेंचेस, चेयर्स, मैं और आप, किसी भी चीज़ को, बोर्ड, किसी भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिस भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, वो सर्दी, गर्मी, खुशबू, बदबू, सुख, दुख, हंसी, खट्टा, मीठा, कुछ भी। एक एब्सर्ड सा एग्जाम्पल है गोबर। गोबर अगर मैंने उठाया तो गोबर टच कर सकता हूँ, मतलब मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर उसे स्मेल करूँ तो इसका मतलब गोबर की स्मेल, अच्छी बुरी जो भी आप माने, वो फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफरेंस हमें समझ में आ गया। मटेरियल नाउन टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फील कर सकते हैं। रूल शुरू होता है यहाँ से आर्टिकल का कि जितने भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनके साथ कभी भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो द। बोर्ड पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। द वाटर इज प्रेशियस, सेकेंड इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वाटर छुआ जा सकता है इसलिए ये मटेरियल नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, फील की जा सकती है इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, इसलिए दोनों सेंटेंस गलत हैं। वाटर इज प्रेशियस सही है, लेकिन द वाटर इज प्रेशियस का द ड्रॉप होना चाहिए। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके साथ भी द को हटा दिया जाता है। तो रूल नंबर 2 का ए पार्ट हमने पढ़ लिया। बेसिकली ये रूल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला रूल कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, जो हमने इस एग्जाम्पल से समझा। लेकिन एक ऐसा रूल है जो आर्टिकल से आकर कनेक्ट होगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दुनिया की कोई भी चीज़ अगर डेफिनिट कर दी जाए तो उसके साथ दा लगता है। ज़रा
अगले 2 एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। बोर्ड पर 2 सेंटेंस लिखे हैं। वाटर ऑफ द गंगा इज होली, ऑनेस्टी ऑफ राजा हरिश्चंद्र इज नोन टू ऑल। जैसा अभी डिस्कस हुआ कि वाटर छुआ जा सकता है इसलिए मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी महसूस की जा सकती है इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इन दोनों के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर इन दोनों के साथ मतलब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनिट कर दिया जाए तो उस रूल को हमें भूलना होगा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ दा नहीं लगता है, वापस दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ये किसी भी कॉमन वाटर की बात कर रहा है या रिवर गंगा के डेफिनिट वाटर की बात कर रहा है? ऑब्वियसली डेफिनिट वाटर की बात कर रहा है तो इसे होना चाहिए था द वाटर ऑफ द गंगा। सिमिलरली ये ऑनेस्टी हमारी आपकी किसी भी ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा है, ये ऑनेस्टी बात कर रहा है राजा हरिश्चंद्र की ऑनेस्टी। इसका मतलब है ये ऑनेस्टी डेफिनिट हो गई, भले ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन हमें इसके साथ लगाना होगा द। तो रूल नंबर 2 2 हिस्सों में डिवाइड था। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं हमने ये सीखा। इन दोनों के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर इन दोनों नाउन को डेफिनिट कर दिया जाए जैसा इन दोनों एग्जाम्पल में किया गया है तो भले वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये एक इंपॉर्टेंट रूल हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले रूल पर पहुंचते हैं। लिखा है डायरेक्शंस मतलब दिशाएं। डायरेक्शंस जब प्लेस या स्थान बन जाए, डायरेक्शंस जब प्लेस बन जाएं तो आर्टिकल द कैसे बिहेव करता है चलिए समझते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं। बचपन से हम लोग स्कूल डेज से ये बात जानते हैं कि इन दिशाओं के साथ हमेशा आर्टिकल द लगाया जाता है। एक सरकारी टाइप का सेंटेंस है, बचपन से सुना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो मतलब डायरेक्शंस के साथ द लगता है, ये बात ज़्यादा जोर देने की भी नहीं है क्योंकि ये बात बहुत सिंपल सी है और हमेशा से पता है। कब ये चेंज होते हैं चलिए वो सीख लेते हैं। बोर्ड पर बच्चों ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ही इज़ गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका, ममता बनर्जी इज़ द CM ऑफ द वेस्ट बंगाल, चेन्नई इज़ इन द साउथ इंडिया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर डायरेक्शन के साथ हमेशा द लगाते हैं, लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें जिनमें नॉर्थ, वेस्ट या साउथ लिखा है, क्या रियली ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं? नो, ये प्लेस है, नॉर्थ नहीं, ये है नॉर्थ अमेरिका। वेस्ट डायरेक्शन नहीं, वेस्ट बंगाल प्लेस। साउथ डायरेक्शन नहीं, साउथ इंडिया प्लेस। तो जैसे ही ये डायरेक्शंस या दिशाएं स्थान बन जाएं, प्लेस बन जाएं, तो आर्टिकल द को हटा दिया जाता है। कभी भी उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये तीनों सेंटेंसेस सही हो गए। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ममता बनर्जी इज द CM ऑफ वेस्ट बंगाल, चेन्नई इज इन साउथ इंडिया। इट शोज कि डायरेक्शंस अगर हैं, दिशाएं हैं तो हमेशा द लगेगा, लेकिन अगर वही दिशाएं स्थान बन जाएं तो कभी भी द नहीं लगेगा। आई होप कि आर्टिकल के ये कुछ इंटरेस्टिंग से रूल्स हम लोगों को समझ में आए होंगे। अगला सेशन जो आर्टिकल ए और एन है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।